किया था तुमको बेसिक मैकेनिक्स का एक पुली का इनफाइनाइट पुली प्रॉब्लम। तो उसको करने से पहले मैं तुम्हें कुछ चीज बताना चाह रहा हूँ, उसको तुम अगर मैं अलग से कॉपी में नोट डाउन कर लेना, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो अगर हमारे पास में ऐसे कोई प्रॉब्लम्स आते हैं, एक पुली है, नंबर मास है और पुली है, इसका मास m2 है और इसका मास m2 है। ठीक, अब अगर तुम्हें यहाँ पर इस पूरे पुली प्लस मास सिस्टम को एक मास में बदल दूं तो मेरा क्वेश्चन कितना सिंपल हो जाएगा, बच्चों वाला ना, एक्सेलरेशन सेम। तो मैं एक तरीका बता रहा हूँ जिससे हम इसको सिंगल मास में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसका डेरिवेशन तुम बहुत इजीली कर सकते हो, मैं तुम्हें डायरेक्टली एक्सप्रेशन बता रहा हूँ। जब भी कभी ऐसे आते हैं पुली और मासेस, ये पुली मूवेबल हो तो भी चलेगा, फिक्स है तो भी चलेगा, इसको हम एक सिंगल मास एन इक्वलेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसका मास होगा 4 into म्यू, और म्यू हमेशा होता है रिड्यूस्ड मास, जो कि होता है m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। मतलब कि m इक्वलेंट की वैल्यू कितनी आ गई, 4 m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। इसको तुम बस रिप्लेस कर दो, जो भी तुम्हें सॉल्व करना है सॉल्व कर लो, उसके बाद में उल्टा रिप्लेस करके तुम कुछ भी निकाल सकते हो। ठीक है ना, ये तरीका है पुली और मासेस को रिप्लेस करने का। पहले इसको समझ लो, नोट डाउन कर लो। अब देखो इस बेसिक के एप्लीकेशन के ऊपर हम कुछ प्रॉब्लम करते हैं। पहला प्रॉब्लम ये है, तुम्हें दिख रहा होगा बहुत सारी पुलीज हैं, दो पुली मूवेबल है, फिक्स है, ये मास L, ये कितना है 2, ये 12 और ये 6। तुम्हें निकालना है M कितना हो कि ये खुद स्टेशनरी रहे। समझ में आ रहा है, यहाँ पे मैं कितना मास पुट करूं कि ये खुद मूव ना करे। अब एक तरीका तो क्या है, टेंशन मालूम हर जगह T2 T4 T, हर किसी का एफडी बनाऊं, कंस्टेंट लगाऊं, बहुत ध्यान पड़ सकता है। ठीक है ना, एक तरीका क्या है, डायरेक्टली मुझे पता है मैं इस पुली और इन दोनों मास को कन्वर्ट कर सकता हूँ सिंगल मास में। कितना 4 m1 m2 अपॉन m2 प्लस m2। करो देखो, m1 m2 कितना आ गया 72 अपॉन 18 कितना आ गया 4, 4 into 4 कितना आ गया 16। तो यहाँ पर इसको मैं 16 लिख देता हूँ। अब दोबारा लगाते हैं 16 और 2 में, 16 into 2 कितना आ गया 32 अपॉन कितना आ गया 18। तो 32 अपॉन 18 into 4, ये कितना आ गया देखो 16 9, ये आ गया ना, ये कितना आ गया 64/9। तो अगर ये सिंगल मास 64/9 का है तो ये भी कितना आना चाहिए 64/9 का, क्या आएगा स्टेशनरी। ये तुम्हारा करेक्ट आंसर आ गया। ठीक है, ऐसा ही यहाँ पे देखो एप्लीकेशन, अगर तुम्हें निकालना है कि इसका कितना एक्सेलरेशन होगा, यहाँ पे देखो मास दिया हुआ सबका, तो एक्सेलरेशन निकालने को बोल सकता है, टेंशन निकालने को बोल सकता है। कैसे करोगे इसको, क्या मान लो एक सिंगल मास कितना आएगा 3 into 6 कितना आएगा 18 अपॉन 9, 2 into 4 8 आ गया। अब तो सिंपल है, 4 और 8 का एक्सेलरेशन निकालना, 4 का एक्सेलरेशन आ जाएगा ना। अगर 4 kg का और 8 kg का है, अगर ये क्वेश्चन ये बन गया, यहाँ 4 kg का मास है और यहाँ पर 8 kg का मास है, इसका एक्सेलरेशन आ जाएगा। अब इसका जो एक्चुअल में होगा वही होगा। अब देखो यहाँ पे बात समझना, तो इसका एक्सेलरेशन आ गया, तो क्या ये टेंशन में निकल आएगी, बिकॉज t माइनस 4g बराबर m। अब इस टेंशन से क्या इसका एक्सेलरेशन आ जाएगा सका, और इसका भी आ जाएगा। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं इसका निकाल पा रहा हूँ, उसको यूज करके मैं सारे ब्लॉक का एक्सेलरेशन निकाल पा रहा हूँ, बिकॉज मेरे पास में टेंशन भी आ रही है ना। तो ये दो इसके एप्लीकेशन है बेसिक, ध्यान रखना। देखो इससे मैं ये भी बता सकता हूँ, ये ब्लॉक मान लो एडवांस में भी आ गया, ये ब्लॉक ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, कुछ ना करो सारे करंट मास निकाल दो एक साइड के। अगर ये भारी आ गया तो ये नीचे, ये ऊपर, हल्का आ गया तो ये नीचे वो ऊपर। ठीक है, ठीक कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए हमारा पुली वाला क्वेश्चन करते हैं। स्टैम मास, फिर एम मास, और यही पैटर्न जो है कंटिन्यू कर रहा है। अब देखो, अगर मैं इस पूरे को एक सिस्टम मान लूं, तो क्या ये हमारा ओरिजिनल सिस्टम जैसा नहीं है? अरे भाई
अगर मैं इसको सिर्फ सिस्टम मानूं तो क्या है, एक मास उसके नीचे पुली मास तो रिपीट हो रहा है ना। तो अगर मैं इस पूरे का मास को इक्विवेलेंट x मानूं तो इस m और x का इक्विवेलेंट भी क्या होना चाहिए, x, और m और x का इक्विवेलेंट क्या होता है, तो 4m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 विल बी इक्वल टू x। क्या x 0 होगा, x 0 हो सकता है तो x कट जाएगा, तो x कितना आ गया 3m। अब क्या 3m और m मास का एक्सप्रेशन निकालना कोई बड़ी बात है, निकाल लोगे, वो आता है g/2। ये है तुम्हारा मेथड 1, ठीक है। बेसिक से करने के लिए मेथड सेकंड है हमारे पास, ठीक है। देखो अगर यहाँ पे टेंशन की है तो यहाँ पे कितना होगा t/2 कितना होगा t, यहाँ पे कितना होगा t/4। ऐसे ही हर किसी का t/8 t/16 जाएगा। अब देखो इसका एक्सेलरेशन मैंने मान लिया a1, इसका मान लिया a2, इसका मान लिया a3, ऐसे ही सबका आएगा एक्सेलरेशन, ठीक। पहली चीज हर किसी को लगाता हूँ सेकंड लॉ। इसकी इक्वेशन क्या आएगी, देखो t माइनस mg इक्वल टू m इंटू a1, उसकी कितनी आएगी t/2 माइनस mg इक्वल टू m इंटू a2। अगले वाले की t/4 माइनस mg इक्वल टू m इंटू a3। अब एक चीज और इंटरेस्टिंग है, तुमको पता है सिग्मा t डॉट a कितना होता है 0, उसको यूज करूंगा मैं। तो देखो t इंटू a1 आएगा प्लस बताओ कितना आएगा t/2 इंटू a2 प्लस कितना आएगा t/4 इंटू a3 प्लस t/8 इंटू a4। तो कसम कितना आना चाहिए 0, t तो कट जाएगा, a1 प्लस a2/2 प्लस a3/4, ये हमारी सीरीज बन गई। अब वैल्यू रिप्लेस करता हूँ, a1 कितना बताओ t माइनस mg/m, a2 कितना है बताओ t माइनस t/2 माइनस mg अपॉन m प्लस कितना आ रहा है t/4 माइनस mg अपॉन इनका सम। अब देखो दो जीपी बन गई, ध्यान से देखो। पहले मैं क्या करता हूँ, ये पूरे एक्सप्रेशन है m तो कट गया ना, m से मल्टीप्लाई करूंगा कट जाएगा। अब देखो t की देखो सीरीज, पहला टर्म कितना आ रहा है t, दूसरा कितना आ रहा है t/4, तीसरा कितना आ रहा है t/16। तो अगर क्या आएगा t/64 ना, कॉमन डिफरेंस क्या है 1 कॉमन रेशियो 1/4। अब आगे क्या बचा, तो mg कॉमन ले लिया, यहाँ से माइनस mg कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या आएगा 1, यहाँ कितना आएगा प्लस 1/2, यहाँ पे क्या आएगा प्लस 1/4 इक्वल टू 0। एक जीपी है, इससे क्या निकल आएगा टेंशन आ गया, फिर तो हर किसी का एक्सेलरेशन निकालना बहुत आसान है। इसमें पुट करो a1 आ जाएगा, a2 आ जाएगा, a3 आ जाएगा, ठीक है। 26, 27, 28 वाला जो पैराग्राफ है बहुत इजी है। तुमने जो एनर्जी थी उसको कन्वर्ट किसमें कर दिया, रोटेशन में। तो जनरली क्या होता है हमारा mvr होता है ना, यहाँ पे क्या होगा I ओमेगा बराबर nh/2π। अब इसे तुम कुछ भी निकाल सकते हो। तो तुम्हारा 26 पार्ट में क्या निकालना है तुम्हें, काइनेटिक एनर्जी वो क्या होगी हाफ I ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा यहाँ से निकाल लोगे पुट कर दोगे। 27 में क्या निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर से जा रहे हो, ठीक है ना। अब तुमको 26 के अंदर एनर्जी का फॉर्मूला आ गया, उसमें वैल्यू पुट करना क्या आ जाएगा इनर्शिया आ जाएगा। अब 28 में डाउट है, 28 के अंदर तुम्हें निकालना है क्या डिस्टेंस। मॉलिक्यूल कौन सा है C होगा, इसका मास कितना दिया है 12, इसका 16। तुम्हारा जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसके में बताया है सेंटर ऑफ मास के अबाउट, ठीक। मान लो ये डिस्टेंस अगर r1 है और ये डिस्टेंस कितना है r2 सेंटर ऑफ मास से, तो सेंटर ऑफ मास की लोकेशन से 12 r1 कितना आना चाहिए 16 r2 के बराबर, तभी क्या आएगा यहाँ पे सेंटर ऑफ मास। या ऐसा मान लो कि सेंटर ऑफ मास से इसका एक्सपोनेंट कितना है 0,
तो 0 बराबर m1 r2 m2 r2 मतलब कि 16 r2 माइनस 12 r1। ये कितना आना चाहिए? 0। लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला यूज कर रहा हूं मैं, ठीक है। दूसरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया के अबाउट किसका कितना आएगा? 12 into r1 स्क्वायर और प्लस 16 into r2 स्क्वायर। ये क्या होगा? i क्या हम i निकाल चुके हैं? दो इक्वेशन दो वेरिएबल r1 प्लस r2 निकालना, ठीक है ना। अब ध्यान रखना इसके अंदर एक डायरेक्ट ट्रिक है, ट्रिक नहीं है फॉर्मूला है। जब भी पॉइंट मासेस अपने कॉमन सेंटर के अबाउट क्या करते हैं? रोटेशन करते हैं, घूमते हैं। जब भी, दोबारा बोल रहा हूं, जब भी पॉइंट मासेस अपने कॉमन सेंटर ऑफ मास के अबाउट घूमते हैं तो उनका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है L होता है म्यू इनटू ओमेगा और काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ, डायरेक्टली लिख सकते हो इसको तो वैसे ही हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। और जो तुमको लिखना है यहाँ पर कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है? म्यू आर स्क्वायर, ठीक है ना। म्यू आर स्क्वायर, म्यू क्या है? इन दोनों का रिड्यूस्ड मास और आर क्या है? इन दोनों के बीच का सेपरेशन। इससे तुम डायरेक्टली मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी निकाल सकते हो। तुम्हें आई पता है, म्यू निकाल लोगे इनका, उससे क्या निकल आएगा? आर। ये डायरेक्ट तरीका है और ये तुमका उसका डेरिवेशन है बेसिक से, ठीक है ना। देखो तुमको दे रखा है x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 8, दो पॉइंट्स हैं, इनके बीच में पार्टिकल हमारा ऑसिलेट कर रहा है। ये भी नोड बोला और इसको भी नोड बोला। इसके बीच में क्या बन रही है? स्टैंडिंग वेव। तो मान लो उसके n लूप्स बन रहे हैं, तो याद करो एक लूप की लेंथ कितनी होती है? λ/2। n लूप की कितनी होगी? तो ये डिस्टेंस a कितना होगा? n λ/2 के। तुमको बोला है मोमेंटम किससे आएगा? d से। लैम्डा कितना होता है? h/p। तो p कितना आ गया? h/λ। लैम्डा कितना बताओ? 2a/n। ये p आ गया। एनर्जी क्या होती है? उसने खुद ने बोला है तो बता भी होगा p²/2। मैं यहाँ पुट कर दूं तो क्या आ जाएगा? h²n²/4a²m और ये आ गया 8। बहुत सिंपल है। ये था तुम्हारा क्वेश्चन, इसमें क्या था? ठीक है। अब पहला बात बताओ क्या है? अगर n कांस्टेंट है किसके प्रोपोर्शनल आ रहा है? a की पावर -2 या +2? क्या आंसर आना चाहिए? a। 4 नंबर। अगला ग्राउंड स्टेट का मतलब n इक्वल टू 1 बोला है उसकी पैराग्राफ के अंदर। n दे दिया, a दे दिया, s तुमको पता है। ये बहुत जल्दी तुम वैल्यू पुट करके देखना, बहुत जल्दी कटता है, एकदम कट जाएगा। वैल्यू सेट कर रखी है, एकदम सिंपलीफाई होकर तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ये तुम्हारा नेक्स्ट 4 मार्क्स। अगला देखो ये एनर्जी है, ये हाफ m स्क्वायर के बराबर होगी ना p स्क्वायर के टर्म। तो हाफ m v स्क्वायर बराबर ये एनर्जी होनी चाहिए, दैट इज h² m स्क्वायर 8v स्क्वायर। एंड हमको किसके प्रोपोर्शन चेक करना? n के। n या a? v स्क्वायर अगर n स्क्वायर के प्रोपोर्शन में किसके प्रोपोर्शन आएगा? m के। ये भी तुम्हारा ठीक है। तो बहुत ही इजी पैराग्राफ है अगर तुम चीजों को पकड़ पाओगे। बस बड़ा है देखने में, फालतू के नंबर है। 33 के लिए पहले तुमने 32 सॉल्व किया होगा। उसमें कुछ नहीं, जितनी एनर्जी हाइड्रोजन ने लूज करी होगी उतनी ही हीलियम ने गेन करी होगी। उससे तुमने निकाला होगा तो n की वैल्यू कितनी आई होगी? 4। अब इसने बोला है कि जब ये 4 से नीचे आएगा तो इसका विजिबल रेंज में कौन सा वेवलेंथ होगा वही निकालना है ना। देखो जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं कैसे सोचना है। ये 4 है, 1 2 3। इसकी एनर्जी कितनी आई पहले बात भी निकाल लेते हैं। 13.6 z² मतलब कि 4/n² 1। तो ये कितना आएगा? -13.6 into 4। ये कितना आएगा? -13.6 4/4 ना। 1 आ गया।
ये कितना आएगा 4/9 और ये आएगा 1/4 ना 4/16। अब देखो पहले तुम ये समझो जो भी एनर्जी का डिफरेंस होगा वो hc/λ के बराबर होगा। तो डेल्टा E बराबर hc कितना होता है 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर अपॉन लैम्डा। अब देखो मैं रेंज निकाल लेता हूँ। लैम्डा की रेंज कितनी होती है विजिबल में 400 से 700। तो जब ये 400 नैनोमीटर होगा तो निकालो निकल गया। ये कितना आएगा 31 ना 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डेल्टा E। ठीक है। अब मैं डालता हूँ हायर वैल्यू उसके लिए कितना आएगा 1240/700 ये निकल जाएगा। देखो ये आ गया कितना 62/35। अब जो भी आ गया कितना आएगा 2 के आसपास। तो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लगभग 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच में अगर एनर्जी डिफरेंस है तो विजिबल आएगा। इससे कम हुआ है इससे ज्यादा हुआ तो क्या होगा वो अल्ट्रावायलेट या इंफ्रारेड। अब देखो यहाँ पे गैप देखो ये पावर के आसपास है ये तेरा बहुत ज्यादा गैप नहीं हो गया। ये 13.6 है ये 4/9 है। इसका गैप निकालो वो भी ज्यादा हो जाएगा इससे। सिर्फ यही वाला गैप क्या आ रहा है इस विजिबल के बीच में निकाल के चेक करना। देखो -13.6 1/4 -4/9 निकाला कितना आएगा 1/4 -4/9 निकालोगे और सॉल्व करोगे ये 2 से 3.1 के बीच में आएगा। ये भी ज्यादा आएगा 3 से 2 और 2 से 1। तो इसका मतलब ये सब विजिबल से बाहर हो गए। तो ये डेल्टा E हो गया हमारा। ठीक है ना। तो डेल्टा E कितना हो गया एक्चुअल वाला -13.6 इंटू 4/9 -1/4 और ये क्या हो जाएगा hc/λ। इसे क्या निकालोगे लैम्डा विजिबल। ठीक है। 35 में इलेक्ट्रॉन को ये बोल दिया n1 से बहुत बड़ा। मान लो उसमें Z प्रोटॉन्स है। हमें निकालना रिलेटिव चेंज। जब भी रिलेटिव चेंज की बात की जाती है इसका मतलब है चेंज इन क्वांटिटी अपॉन ओरिजिनल क्वांटिटी। इसको बोलते हैं रिलेटिव चेंज। ऑप्शन ए क्या है रेडियल। ठीक है रिलेटिव चेंज इन रेडियल मतलब कि डेल्टा R अपॉन R और ये किसी स्टेट से उससे ऊपर जा रहा है। तो n से कहाँ जा रहा है n+1। तो मतलब कि रेडियस एट n+1 माइनस रेडियस एट n अपॉन Rn। रेडियस का फॉर्मूला देखो रेडियस किसके प्रोपोर्शनल होता है n²/z। तो मैं लिख देता हूँ k इंटू n²/z। तो n कितना है यहाँ पर n+1 का स्क्वायर ये आया k/z कट जाएगा। अब देखो इसको सॉल्व करो n² तो कट जाएगा ऊपर क्या आएगा 2n+1 और नीचे कितना आएगा n² n1 से बहुत बड़ा है तो ये भी नेगलेक्ट n कट जाएगा। ये क्या आ गया 2/n मतलब कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n। ऑप्शन 1 में क्या रहेगा ये रहेगा। हाँ तो वो तो सही है ना z पर डिपेंड नहीं कर रहा। ऑप्शन बी क्या है सही है। ए भी सही हो गया बी भी सही हो गया। सी ऑप्शन क्या है ओके एनर्जी का फॉर्मूला 1/n। यहाँ पे एनर्जी को लेते हैं डेल्टा E/E En+1 माइनस En अपॉन En। हाँ बताओ भाई एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है k z² n² n+1 का स्क्वायर k z² n² अपॉन k z² n² तो कट गया। एलसीएम लेता हूँ n² भी कट जाएगा ऊपर से मल्टीप्लाई करता हूँ क्या बचेगा n² अपॉन n+1 का स्क्वायर -1 ये आ रहा है ना n² से मल्टीप्लाई किया यहाँ पे n² आया आएगा। अब देखो n² -n² -12 -1 कट गया। देखो अगर तुमको सिंप्लीफाई करो ये भी क्या आ रहा है 1/n³ तो नहीं आ रहा तो सी क्या हो गया गलत। ऑप्शन डी क्या है रिलेटिव चेंज इन एंगुलर मोमेंटम मतलब कि L n+1 ln अपॉन L।
याद करो NH/2 पाई होता है ना एंगुलर मोमेंटम, n+1 h/2 पाई माइनस NH/2 पाई अपॉन NH/2 पाई। h/2 पाई तो कट गया, n+1 -1 माइनस n अपॉन n कट गया। ये क्या होगा 1/n के ऑप्शन में यही दिया हुआ है, आंसर क्या होगा ए बी डी। ठीक है, तुम्हारे एडवांस के लिए मैकेनिक्स के कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, ट्राई करके आना। जो मासेज है m1 ऊपर है, m2 नीचे है, और इसको एक स्ट्रिंग रस्सी जिसकी लेंथ L है उससे कनेक्ट किया हुआ है, और ये एक हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस टेबल पे रखे हुए हैं ऐसे। ठीक है, उसके बाद में मैंने इसको अचानक से m2 को v0 वेलोसिटी दे दी। ठीक है ना, स्ट्रिंग से परपेंडिकुलर। ठीक है ना, v0 वेलोसिटी दे दी। तुम्हें निकालना है इसकी मोशन जो होगी आगे, उसमें टेंशन कितना होगा रस्सी के अंदर। ठीक है ना, तुम्हें टेंशन निकालना है। यह है तुम्हारा पहला क्वेश्चन होमवर्क का। और दूसरा है एक स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर जिसकी रेडियस है कैपिटल R, और उसकी चार्ज डेंसिटी जो है वो रेडियस के साथ वैरी कर रही है k स्मॉल r। सॉलिड स्फीयर की रेडियस कैपिटल R, चार्ज डेंसिटी k वैरी कर रही है, k कांस्टेंट है। तुम्हें निकालना है इस सिस्टम की एनर्जी कितनी होगी, इस सिस्टम की टोटल एनर्जी कितनी होगी। ये तुम्हारा होमवर्क है। ठीक है, ट्राई करके आना।